हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 25 और आज की क्लास से मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, और उसके बाद इसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य मुगल मंगोल एवं तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न हुआ वंश था। माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज खान से संबंध रखते थे तथा पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे, और मुगलों ने स्वयं को तिमोर वंशी माना है। यानी कि ये मंगोल और तुर्की वंश से उत्पन्न हुआ वंश था। मुगल वंश मंगोल शासक की तरफ से ये, यानी कि माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, और पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। अब उसके बाद है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। उसके बाद है 1494 में बाबर के पिता एक छज्जे पर खड़े होकर कबूतर उड़ा रहे थे और छज्जा टूट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से गद्दी पर बैठा था। अब उसके बाद है समरकंद विजय। 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता, परंतु शीघ्र ही उसने इस नगर को त्याग दिया, क्योंकि वहां पर पैसा, रसद, लूट, धन आदि कुछ ज्यादा नहीं मिला। उसके बाद है सर ए पुल का युद्ध, बाबर व मोहम्मद साहिबानी खान के बीच। तो यह किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर व मोहम्मद साहिबानी खान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में उज्बेकों ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर बाबर को बुरी तरह पराजित किया था। तो यह मोहम्मद साहिबानी खान उज्बेक शासक था। इसने तुलुगमा युद्ध पद्धति के द्वारा बाबर को बुरी तरह पराजित किया था इस युद्ध में, सरेपुल के युद्ध में। उसके बाद बाबर की काबुल विजय। बार बार असफलताओं के बाद बाबर को लगने लगा था कि इस क्षेत्र में इसका टिका रहना असंभव है। इस स्थिति में बाबर काबुल व गजनी पर आक्रमण कर वहां का शासक बन गया। अब उसके बाद है बाबर का भारत पर अभियान। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया तथा बाजौर व बीरा को जीत लिया। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद व तोपखाने का प्रयोग किया था। अब उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो इस प्रकार थी। बाजौर व बीरा पर कब्जा करने के बाद बाबर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगा जो कभी तैमूर ने जीते थे। इस क्रम में बाबर ने एक दूत भिजवाकर इब्राहिम लोदी को कहलवाना चाहा कि वह जो इलाके तैमूर के थे उन्हें बाबर को वापस कर दे। लेकिन लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोदी ने उस दूत को इब्राहिम लोदी के पास जाने ही नहीं दिया, और दौलत खान लोदी ने अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पूछा था। इस कारण सुल्तान की कार्रवाई के डर से अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। यानी कि बाबर ने तैमूर के जो जीते हुए प्रदेश थे उन पर हक जताने के लिए एक दूत को भेजा था इब्राहिम लोदी के पास। तो दौलत खां जो लोदी था उसने सुल्तान को कर का हिस्सा नहीं दिया था, तो अपने बेटे को तो बाबर के पास भेज दिया कि वो भारत पर आक्रमण करे, और उस दूत को जो इब्राहिम लोदी के पास भेजा था बाबर ने, उसको भी वहां तक नहीं जाने दिया बाबर के पास। और इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी बाबर के पास काबुल पहुंच गया। और ठीक इसी समय पर राणा सांगा ने भी एक दूत बाबर के पास भेजा और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया, और कहा उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। तो उपरोक्त घटनाओं के बाद बाबर को आभास होगा कि भारत को जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब इसका जो मेन घटनाक्रम था युद्ध का वो था 1525 ईस्वी में बाबर भारत विजय के लिए काबुल से कूच किया। बाबर ने यह पहले सलाईकोट पहुंचा और बाद में लाहौर तथा पंजाब से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर और इब्राहिम की सेना पानीपत में आमने सामने हुई। अब हम इन दोनों के सैन्य बल की बात करते हैं। तो बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 25 तोपें थी, और इब्राहिम की सेना में लगभग 30 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1000 हाथी थे। उसके बाद है बाबर की रणनीति। तो तुलुगमा पद्धति। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया, और एक रूमी पद्धति थी जो कि यहाँ तोपों को सजाने की पद्धति थी। इसका प्रयोग करके तोपों को सजाया तथा तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा अली की सहायता से भरपूर गोलाबारी की। तो कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया बाबर ने? तुलुगमा पद्धति,
जिससे उसकी इब्राहिम की सेना को घेर लिया। दूसरी थी रूमी पत्ती। रूमी पत्ती से तोपों को सजाया जाता था, यानी कि किस प्रकार से उन्हें रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन की सेना को क्षति पहुंचाई जा सके। तो रूमी पत्ती और तुलुगमा पत्ती के द्वारा, और इसके पास कुशल तोपची थे जिनका नाम क्या क्या थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इसकी सहायता से भरपूर गोलाबारी की। पानीपत के युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोदी और उसका मित्र ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारा गया। यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। अब उसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि समझौते के अनुसार मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु उसने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। यानी कि पानीपत के युद्ध से पहले जैसे राणा सांगा ने वो दूत भेजा था कि बाबर के पास कि बाबर भारत पर आक्रमण कर दे, उसी समय वह आगरा पर आक्रमण करेगा, लेकिन राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार बाबर ने इस पर समझौता भंग करने का आरोप लगा। और दूसरी ओर राणा सांगा को यह लगा था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से राज नहीं करेगा। लेकिन बाबर की पानीपत जीत और स्थायी साम्राज्य के निर्माण को देख राणा सांगा ने एक महागठबंधन बनाकर बाबर को भारत से बाहर करना चाहा। इस महागठबंधन में शामिल थे लगभग सभी राजपूत, मालवा का शासक मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां लोदी। 16 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर बाबर व सांगा के बीच में युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाला तमका कर को समाप्त करने की घोषणा की। और बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी कि खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। उसके बाद है 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। यह 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया। बाबर तथा मालवा के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। और चंदेरी और खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज और मीनार बनाने के आदेश दिए थे। अब उसके बाद है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 को बाबर व अफगान शासकों के बीच घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध के बाद बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार होगा। यानी कि इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। यानी कि भारत पर बाबर ने ये मेन 4 आक्रमण किए थे, जो 4 युद्ध किए थे, इन चारों में बाबर ही जीता था। इस युद्ध के बाद जो लास्ट था घाघरा का युद्ध, उसके बाद इसका स्थायी रूप से अधिकार होगा और इसके साम्राज्य की सीमा सिंध से लेकर बिहार तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। अब उसके बाद है बाबर की मृत्यु। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 में आगरा में। प्रारंभ में इसके शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। अब उसके बाद है बाबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही इसने पदपादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। उसके बाद बाबर की उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर अरबी व फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। यानी कि इनकी मुख्य रूप से भाषा तुर्की थी, लेकिन यह अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी और इस बाबरनामा का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। उसके बाद है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। इसने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलवाए। तो बाबर के द्वारा काबुल में शाहरुख नाम के सिक्के और कंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलवाए गए। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक नाप का प्रयोग किया। इसने मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर को मुबैया नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था। तो बाबर किसका अनुयायी था? सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का। उसके बाद है बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और इंदाल। हुमायूं इसका सबसे बड़ा बेटा था और जो बाबर की पुत्री थी उसका नाम था गुलबदन बानो बेगम।
और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।